दिल्ली में चुनाव है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इन दिनों मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मंदिर मंदिर घूमना केजरीवाल को तब भारी पड़ गया जब लोगों ने केजरीवाल को देखते ही मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। असल में केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान के चूरू पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर से बाहर निकलते समय सैकड़ों भक्तों ने केजरीवाल को घेर लिया और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल जैसे ही मंदिर के गेट से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मौजूद भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए और साथ ही मोदी मोदी के नारे लगाए। इसके बाद केजरीवाल मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा, केजरीवाल को अब आभास हो गया है कि दिल्ली में उनकी विदाई होना तय है। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल को आभास हो चुका है कि दिल्ली की जनता उनकी विदाई करने को तैयार है। ऐसे में केजरीवाल अब कितने भी हथकंडे अपना ले, उनकी विदाई तय है। जहां तक संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखने की बात है, वो कभी भी सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं रहेंगे। केजरीवाल इसको भूल जाएं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि केजरीवाल के कर्म अच्छे नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से धोखा किया और उनसे वादा खिलाफी की। उन्होंने जनता को कई वर्षों तक गुमराह कर परेशान किया। भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई। अब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मांग कर रही है। वहीं पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का पंजीकरण शुरू करने को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो पुण्य याद आता है। जब वे सत्ता में थे तो किसी को याद नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने मस्जिद के इमाम को अपनी सरकार से पैसा दिलवाया। वहीं 2019 से मौलवियों को पैसा नहीं दिया गया, अब उनको पुजारी और ग्रंथियों की याद आ रही है। उन्होंने अब तक जिन लोगों को धोखा दिया, इग्नोर किया, अब वे उनको विदा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथि के सम्मान करने से भाजपा के पेट में दर्द होने वाले बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि बीजेपी ने किसका विरोध किया, उनको सब कुछ चुनाव में याद आया। इतने साल तक आप सत्ता में रही, उन्होंने लोगों की सुख सुविधाओं और व्यवस्था के लिए क्या किया, उनको अब अंतिम समय में लोगों की याद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुंबईया फिल्मों में बिछड़ों को मिलाने का फॉर्मूला काफी हिट रहा। कई दर्जन फिल्म्स में बचपन के बिछड़े जवानी में मिलते हैं, लेकिन अब यही खेल राजनीति में शुरू हो गया। वजह वही परिवार की एकता और मिल बांटकर सत्ता भोगने की लालसा। महाराष्ट्र की पवार फैमिली के बीच 1 साल से ज्यादा वक्त तक चली लड़ाई के बाद अब सुलह को लेकर आ रहे बयानों के मायने निकाले जाने लगे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां ने पहले एकता की बात कही और फिर कहा कि वो चाहती हैं कि उनके बेटे और शरद पवार अब साथ मिलकर राजनीति करें। और फिर बारी अजीत खेमे के ही प्रफुल्ल पटेल की थी, जिन्होंने शरद पवार को लेकर यहां तक कह डाला कि वो तो हमारे लिए देवता समान हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक मतभेदों के चलते हुए अलग हुए थे और लेकिन हमारे दिलों में शरद पवार के लिए उतना ही सम्मान है जो पहले था। दूसरी तरफ अजीत पवार की मां आशा ताई का बयान और फिर प्रफुल्ल पटेल की ओर से शरद पवार को देवता बताया जाना अनायास नहीं है। इसके मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं। क्या पवार फैमिली के दोनों खेमों में एकता हो सकती है? दरअसल इसकी शुरुआत अजीत पवार खेमे से नहीं बल्कि शरद पवार गुट से ही हुई है। 14 दिसंबर को शरद पवार की पार्टी के विधायक और रिश्तों में उनके पोते रोहित पवार की मां सुनंदा का बयान सामने आया। सुनंदा पवार का कहना था कि ये जरूरी है कि अजीत पवार और शरद पवार एक हो जाएं। राज्य और परिवार के लिए ये अच्छी बात होगी और इसी तरह शरद पवार खेमे से ही एकता की पहल की गई थी, जिसे अजीत पवार गुट ने भी मजबूती से उठाया। महाराष्ट्र और एनसीपी की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि क्या इन बयानों के पीछे अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। दरअसल दोनों ही गुटों में भविष्य की राजनीति के लिए एकता की चाहत है और पूरी संभावना है कि शरद पवार की इसमें हामी है। शरद पवार के एकता चाहने के भी कई कारण हैं। वे 84 वर्ष के हो चुके हैं और अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी आयु 90 वर्ष की होगी। उनकी बेटी सुप्रिया सुले भले ही लगातार बारामती से सांसद चुनी जा रही, लेकिन वो कोई जननेता नहीं बन सकी हैं। ऐसे में शरद पवार के बिना कैसे सुप्रिया सुले आगे बढ़ेंगी, ये चिंता की बात है माना जा रहा है। इसलिए शरद पवार भतीजे के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और पार्टी मजबूत रहेगी और परिवार के भी सभी लोगों के लिए संभावना बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को करारा झटका लगा, जबकि अजीत पवार की पार्टी 41 विधायक जिताने में सफल रही और इस तरह शरद पवार
पवार खेमे को सूबे की सियासत में झटका लगा। वहीं भाजपा के लिए भी एकता फायदेमंद होगी। लोकसभा में शरद पवार के सांसदों की ताकत उससे मिल जाएगी, जबकि विधानसभा में भी मामला एक तरफा जैसा होगा। अब तक अजीत पवार या शरद पवार ने आधिकारिक तौर पर एकता को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि परिवार और नेताओं से ऐसे बयान दिलवाकर पहले माहौल बनाया जा रहा है और उसके बाद कभी भी उचित मौका देखकर साथ आने की पहल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि दिल्ली में कोई किसान नहीं है और दिल्ली में कोई खेती नहीं करता। यही वजह है कि किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल को दिल्ली में किसान कहीं दिखाई नहीं देते और कोई उनकी समस्या दिखती ही नहीं। केजरीवाल के इस खेल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान के हमले से तिलमिलाए केजरीवाल ने तुरंत ये कह डाला कि बीजेपी तीनों रद्द किए गए कृषि कानून वापस लेने जा रही है। तो आतिशी मार लेना को दाऊद इब्राहिम की याद आ गई। असल में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए साल के मौके पर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों से जुड़े 2 अहम फैसले लिए गए। इसके अगले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को राज्य में लागू होने से रोका गया। पत्र में शिवराज ने कहा कि उन्होंने पहले भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में शिवराज ने लिखा, मैं आपको ये पत्र बहुत दुख के साथ लिख रहा हूं। आपने कभी भी दिल्ली के किसानों के हित में सही फैसले नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोका। आपकी सरकार को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं। आज दिल्ली के किसान परेशान और चिंतित हैं। केंद्र की कई किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली सरकार द्वारा लागू न किए जाने के कारण किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको पत्र लिखकर दिल्ली के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था, लेकिन चिंता की बात यह रही कि आपकी सरकार ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि 10 साल से अधिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केजरीवाल के द्वारा किसान भाई बहनों के साथ केवल धोखा ही किया गया। मुझे दिल्ली के किसानों ने बताया उनके ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आवश्यक कृषि उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा दामों पर कृषि उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। फ्री बिजली योजना पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि आप फ्री बिजली की बात करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए उच्च बिजली दरें निर्धारित की हुई हैं। किसानों ने वर्तमान में दिल्ली में बिजली के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क उनसे लिया जा रहा है। सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए सस्ती बिजली जरूरी है, लेकिन दिल्ली में किसानों से कृषि बिजली की बड़ी राशि वसूली जा रही है। आपकी सरकार ने यमुना से लगे हुए गाँव में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिसमें सिंचाई कार्यों में बहुत मुश्किल हो रही है। किसानों की फसल सूख रही है, उनकी आजीविका पर संकट है। किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिए कि उनसे बात करें। बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई। किसानों से राजनीति करना बंद करो। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली की सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है और किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कोई संवेदना नहीं। दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी ने कभी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिया। केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक लाभ लिया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार में आते ही जनहितैषी निर्णयों को लेने के स्थान पर अपना रोना रोया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवराज सिंह चौहान ने जब केजरीवाल और आतिशी मरलेना को दिल्ली के किसानों के बदतर हालातों की याद दिलाई तो केजरीवाल कूदकर पंजाब पहुंच गए और वहां धरने पर बैठे किसानों की बात करने लगे। लेकिन उसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा फैला रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि वो स्पष्ट करती है कि कोर्ट ने कभी भी डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ उनकी सेहत को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य राहत दी जाए। असल में डल्लेवाल के अनशन को लेकर केजरीवाल और उनके पिट्ठू किसान नेता ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल का अनशन खत्म कराना चाहती है। हालांकि हकीकत यह है कि कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को कई निर्देश दिए थे, लेकिन उसका पालन पंजाब सरकार ने नहीं किया। मतलब साफ है, केजरीवाल की पार्टी पूरे मामले को बिगाड़ने पर तुली है और तरह तरह के बहानेबाजी के साथ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। वजह यह कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता ज़मीनी स्तर पर स्थिति को और जटिल बनाने के लिए मीडिया में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।
पीठ ने कहा कि हमें डल्लेवाल के प्रति कुछ किसान नेताओं की सद्भावना को परखने की जरूरत है। पीठ ने कहा, चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस मामले में डिजिटल माध्यम से पेश हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश निचले स्तर तक जाएगा। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया गया कि 20 दिसंबर के उसके आदेश का पालन कितना किया गया है। इस आदेश में कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने की किसी भी कोशिश से इनकार किया। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल को अपना अनशन खत्म किए बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने डल्लेवाल की ओर से दायर एक नई याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। डल्लेवाल की याचिका में केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों से किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न वादों को पूरा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय सिंह ने एक तरफ बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को मानहानि का नोटिस भेजा तो दूसरी तरफ पता चला कि खुद संजय सिंह 3 विधानसभा क्षेत्र से अब तक वोटर बने हुए हैं। इसके पहले जब बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम सुल्तानपुर और नई दिल्ली दोनों जगह की वोटर लिस्ट में होने की बात कही थी तो संजय सिंह बुरी तरह से भड़क गए थे। लेकिन अब उनके खुद का नाम सुल्तानपुर के अलावा दिल्ली के हरिनगर और नई दिल्ली क्षेत्र से वोटर लिस्ट में सामने आया, जिस पर सफाई देते हुए संजय सिंह ने कहा कि हमने तो सुल्तानपुर में नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन लगता है कि नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही से नाम हटा नहीं। लेकिन बीजेपी को संजय सिंह की ये सफाई पसंद नहीं आई और उसने चुनाव आयोग से संजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग कर डाली। इसके पहले संजय सिंह ने अमित मालवीय और सांसद मनोज तिवारी को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। ये कदम उस आरोप के खिलाफ उठाया गया जिसमें बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस नोटिस के माध्यम से संजय सिंह ने अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्णय लिया। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि अनीता सिंह वोट काटने की कोशिश कर रही हैं। संजय सिंह ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यदि ये आरोप नहीं हटाए गए तो वो डिफेमेशन का केस दायर करेंगे। इस संदर्भ में बीजेपी ने अनीता सिंह के नाम का एक एफिडेविट पेश किया जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का मतदाता बताया गया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर अनीता सिंह के नाम का एफिडेविट पोस्ट करते हुए लिखा कि वो सुल्तानपुर की मतदाता हैं जबकि वो दिल्ली की वोटर नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर अनीता सिंह सुल्तानपुर की मतदाता हैं तो उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है। वहीं मनोज तिवारी ने एक डिबेट में दावा किया कि पूर्वांचल के किसी भी मतदाता का वोट बीजेपी ने नहीं कटवाया। संजय सिंह पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कैसे जीत दिलाएंगे ये समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह चुनाव अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। सचदेवा ने यह भी बताया कि संजय सिंह ने 30 तारीख को अपने वोट शिफ्ट करवाने का आवेदन किया, लेकिन जब उन्हें मना किया गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। संजय सिंह को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। सचदेवा ने आगे कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक जमानती व्यक्ति जो व्यक्ति अपराध में जमानत पर छूटा है उसका कितना मान बचा है और उसकी कैसी हानि। उन्होंने कहा कि ये सब PMLA एक्ट में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेज है। इससे नाराज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जानबूझकर वोटर लिस्ट से पूर्वांचल के लोगों के नाम हटाए जाने की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसकी आड़ में आम आदमी पार्टी बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का खेल कर रही है। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में TMC के ऐसे ग्राम प्रधान का भांडाफोड़ हुआ था जिसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को भारत का नागरिक साबित कर दिया और TMC के टिकट पर चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान बन बैठी। लेकिन दिल्ली में तो घुसपैठियों की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ पुलिस ने किया। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में जानकर हर कोई चौंक जाएगा। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम चल रही है। पुलिस की इस मुहिम में अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अब तक 33 से अधिक अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। वहीं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस कागजात की जांच चल रही है। जिसके पास वैध और पूरे कागज नहीं हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में IB की देखरेख में रखा जाता है, फिर उनको ट्रेन के जरिए बांग्लादेश सौंप दिया जाता है। वहीं मंगलवार को बसंत कुंज इलाके में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों को दिल्ली में बसाने के लिए बड़े स्तर पर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने ऐसे मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जिससे ऐसा लग रहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP
SK जैन ने दिल्ली में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने और उसके कागज तैयार करने के काम दिलाने के लिए चल रहे एक रैकेट का भांडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि ये रैकेट बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को पहले मेघालय भेजा जाता है, फिर उसके बाद दिल्ली लाया जाता था। पुलिस ने 3 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पहले मॉड्यूल के जरिए बांग्लादेशी नागरिक भारत भेजे जाते हैं। इसके जरिए उनको डंकी रूट से भारत भेजा जाता है। दूसरा मॉड्यूल बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से रिसीव करता है, उन्हें रात को ठहराया जाता है और फिर असम में ले जाकर वहां से ट्रेन और दूसरे माध्यम से दिल्ली भेजा जाता है। तीसरा मॉड्यूल उन नागरिकों को दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य भागों में बसाने की मदद करता है। इन्हें दिल्ली में अवैध रूप से बसाने में मदद करता था और इनके डॉक्यूमेंट्स बनवाता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मॉड्यूल का किंगपिन अनीश शेख है, जो 15 साल पहले खुद भारत आया था। यही एजेंट बांग्लादेश के नागरिकों को उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता था। दिल्ली पुलिस अब तक 33 लोगों को दिल्ली से बांग्लादेश डिपोर्ट कर चुकी है। पिछले रविवार को ही साउथ दिल्ली पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इस मॉड्यूल के कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 भारतीय हैं। इनके पास 6 आधार, 5 पैन कार्ड्स बरामद किए गए। पुलिस ने 2 फर्जी वेबसाइट्स जनताप्रिंट.com और भारत सेवा का भी खुलासा किया था। ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पुलिस इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस चेक कर रही है। पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि काम दिलाने के नाम पर एजेंट भारत लाए जा रहे हैं। बांग्लादेश मूल के लोगों से एवज में कितना मोटा पैसा लिया जा रहा है। ये बिल्कुल एक प्लेसमेंट एजेंसी की तरह काम कर रही है और हाल ही में 4 फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स भी बरामद किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि चुनावों के तुरंत बाद से ही शिवसेना यूबीटी के सांसदों और विधायकों ने उद्धव ठाकरे को साफ तौर पर एमवीए और इंडी गठबंधन से अलग होने की मांग की थी, लेकिन बीच में संजय राउत ने अपनी टांग फंसा दी। फिर उद्धव ठाकरे ने यह फॉर्मूला निकाला कि वे एमवीए और इंडी गठबंधन में तो रहेंगे, लेकिन बीएमसी का चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। लेकिन यह बात पार्टी के नेताओं को रास नहीं आई। एक और झटके में 5 पूर्व पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि इंडी गठबंधन और एमवीए में बने रहने के लिए दबाव बना रहे संजय राउत की मातोश्री में ही नेताओं ने जमकर पिटाई कर दी और उन्हें 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा हाल ही में मुंबई में पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान हंगामा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार राउत और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद जमकर हंगामा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। बैठक के दौरान कुछ यूबीटी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राउत की टिप्पणियों और उनके रुख के कारण बहुत नुकसान हुआ है। आरोपों से संजय राउत नाराज हो गए और तू तड़ाक पर उतर आए। बस फिर क्या था, कार्यकर्ताओं को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने ही संजय राउत को जमकर पीट डाला और एक कमरे में बंद कर दिया। इस घटना के बावजूद उद्धव ठाकरे का एमवीए में बने रहने का मोह खत्म नहीं हुआ तो बीएमसी चुनावों के ठीक पहले पार्टी के कई पूर्व पार्षद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खास बात यह कि दल बदल ऐसे समय में हुआ जब मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पुणे से 5 पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो गए और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 5 ने भाजपा ज्वाइन की और इनमें विशाल धानावड़े, बाला ओसवाल, संगीता थोसार, पल्लवी जवाले और प्राची अलहट का नाम शामिल है। बीजेपी में शामिल होने वाले ओसवाल बिब्बेवाड़ी इलाके से आते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और मेरा फैसला अंतिम है। मैं जानता हूं इससे शिव सैनिकों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश की। मेरा फैसला मेरे राजनीतिक भविष्य के हित में है। ओसवाल के पार्टी छोड़ने को शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कस्बा पेट क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले धनाउड़े बताते हैं कि मजबूत आधार होने के बाद भी राज्य या शहर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के मौके नहीं मिले हैं। पुणे शहर में पार्टी को बगैर सहारा जैसा महसूस होता है। 5 सालों में पुणे में पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के इरादे से कोई भी बैठक नहीं हुई। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।